नमस्कार दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप इन दिस ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया टीम फॉर द विनिंग द टाइटल ऑफ वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पहले 9 में से 9 मैच जीतकर टेबल के टॉप 1 पोजीशन में रहे थे। सबसे हैरान की बात यह है कि टीम इंडिया ने इन सारे 9 में से 9 मैच में वन साइडेडली जीता था। तो आप सोच सकते हो इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही इस सारे टूर्नामेंट में। इंडिया की क्वालिफाई होने के बाद सेमीफाइनल का मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था। यह सबसे इंपॉर्टेंट मैच था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल में इंडिया ने एक भी नॉकआउट मैच नहीं जीता था। इंडिया ने पिछले 10 साल में 8 आईसीसी नॉकआउट गेम्स खेले। उसमें इंडिया कितना मैच जीते पता है आपको? एक मैच भी नहीं जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार भी नॉकआउट गेम्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था हमारा मैच, क्योंकि हमको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट में वर्ल्ड कप में कैसा रहा था हमारा परफॉर्मेंस। इस बार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम था। इसमें इंडिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग चूज करने का फैसला करता है। इस मैच में इंडिया का टारगेट यही था कि जितना हो सके उतना रन बनाए और चेजिंग के टाइम न्यूजीलैंड पर प्रेशर बना रखे रिक्वायर्ड रन रेट की। और सेम ऐसा ही होता है उस दिन। इंडिया स्कोर्स 397 पर 4 डाउन। रोहित शर्मा हमारे कैप्टन सेल्फलेस नॉक खेलते हैं, स्कोर्स 47 ऑफ 29। इससे टीम इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिलता है और विराट कोहली 117 रन बनाते हैं। ये विराट कोहली की 50th ओडीआई सेंचुरी थी, जो क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर के ओडीआई 49 सेंचुरी रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। और श्रेयस अय्यर भी एक सेंचुरी स्कोर करते हैं इस मैच में। और इंडिया न्यूजीलैंड को 398 का टारगेट देती है इस इनिंग्स में। इंडिया ने अच्छे से बॉलिंग भी की इस मैच में। पहले 8 ओवर में 2 विकेट निकाल दिया डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र को। बाद में विलियमसन और डेरी मिचेल की अच्छी पारी रही। इन्होंने 181 रन का पार्टनरशिप बनाई, लेकिन मैच के एक पॉइंट पे शमी ने इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया 35वां ओवर में। बाद में मैच इंडिया के कंट्रोल में आता है और इंडिया ये मैच जीत भी जाती है। मोहम्मद शमी को स्पेशल मेंशन करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस मैच में 7 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच रहे इस मैच में। फाइनल से पहले इंडिया ने 10 मैच खेले, 10 में से 10 मैच भी जीता इंडिया ने। तो आप सोच सकते हो इंडिया की प्लेइंग 11 कितनी स्ट्रांग थी और इनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी फाइनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था इस टूर्नामेंट का, उसमें टीम इंडिया हार क्यों जाती है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन जो टीम इंडिया को हार का सामना फेस करना पड़ा उस दिन। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन पैट कमिंस मैच से पहले प्री मैच इंटरव्यू में कुछ ऐसे कहते हो। I think you've got to embrace it. The crowd's obviously going to be very one-sided, but it's also in sport. There's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent. वो कहते हैं स्पोर्ट्स में बिग होम क्राउड को साइलेंट करना सबसे सेटिस्फाइंग होता है अपोजिट टीम के लिए। और ठीक ऐसे ही होता है जब ट्रेविस हेड और लबूशेन खेल रहे थे अच्छी पार्टनरशिप से, जहां हमें लग रहा था मैच हाथ से फिसल रहा है, हमारा इंडिया का सारा क्राउड साइलेंट हो जाता है। आई थिंक ये गूज़बम्प्स मोमेंट था ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए जो स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। अपनी टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में सारे के सारे मैच अच्छे से खेले, लेकिन फाइनल मैच में क्यों हार गए? क्या रीजंस होगी टीम इंडिया को इस हार को लेकर? तो चलिए हम जानते हैं। पहला रीजन ये आता है टॉस को लेकर। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बॉलिंग चूज किया, क्योंकि उनको पता था सेकेंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर एक मेजर एडवांटेज रहेगा सेकेंड बैटिंग के लिए। एक टीम में टॉस जीतना बहुत ही एडवांटेज रहता है टीम के लिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनकी टीम किस साइड अच्छी है, बैटिंग के साइड या बॉलिंग के साइड। इसके हिसाब से वो चूज करते हैं बैटिंग हो या बॉलिंग। और इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चेजिंग के साइड बहुत ही अच्छी रही इस टूर्नामेंट में। आपको तो पता ही है मैक्सवेल ने कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ वन हैंडेडली मैच जितवाया था। इस टूर्नामेंट में अहमदाबाद में टोटल 4 मैच खेले गए, उसमें 3 मैच जो है चेजिंग टीम ही जीतती है। और एक रीजन बता सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग चूज करने का। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 8 से 9 बैटर्स है अगर पैट कमिंस और स्टार्क को कंसिडर किए तो। ओके, मानता हूँ पैट कमिंस और स्टार्क बॉलर है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे मैच जितवाए उनके टीम के बैटर के साथ पार्टनरशिप बनाकर। जब मैक्सवेल अकेले खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, पैट कमिंस उनका साथ दे रहे थे दूसरे एंड से, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे और विकेट बचाने का काम रहा था उस दिन पैट कमिंस का। हालांकि उन्होंने सिर्फ 12 रन नहीं बनाए, लेकिन 68 बॉल फेस करके भी विकेट बचाए, वो भी अफगानिस्तान के बड़े बड़े बॉलर के खिलाफ। और एक रीजन कह सकते हैं हम इंडिया के हार को लेकर, अप्लाइंग प्रेशर ऑन अपोजिट टीम। इंडिया की पहले बैटिंग थी, रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी इंडिया टीम के लिए, स्कोर 47 ऑफ 31। जब तक हमारे कैप्टन रोहित शर्मा क्रीज में थे, सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर आए और उनका भी विकेट चला गया। अब इंडिया 81 पर 3 विकेट डाउन था।
यहाँ से पूरा प्रेशर इंडिया पे पड़ता है। विराट कोहली कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया पे पूरा प्रेशर बना के रखने के लिए, लेकिन उनके विकेट होने के बाद सारा प्रेशर इंडियन टीम पे पड़ता है। विराट कोहली के विकेट होने के बाद इंडिया सिर्फ 4 बाउंड्रीज मारी है 50 ओवर तक। आप देख सकते हो इंडिया के 3 विकेट होने के बाद किसी पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डाल रही है, बल्कि हमको ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर पूरा इंडिया पर है और ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया से इंडिया प्रेशर में आकर खेल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि केएल राहुल ने स्टैंड लेकर अच्छी पारी खेली, लेकिन दूसरे एंड में जो खेल रहे थे जडेजा या सूर्य कुमार यादव वो तो खेल सकते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं आउटफील्ड बहुत ही स्लो थी, लेकिन एटलीस्ट दे कुड हैव सम सिक्सेस टू द स्पिनर्स, राइट। एटलीस्ट केएल राहुल तो कुछ बाउंड्री मार सकते थे ना, जब दूसरे एंड पर उनके साथ स्ट्रगल कर रहे थे बाउंड्री स्कोर करने के लिए। केएल राहुल स्कोर 66 ऑफ 107, ऑलमोस्ट 60 के स्ट्राइक पे खेल रहे थे केएल राहुल। ही स्कोर जस्ट 1 बाउंड्री ऑफ 107 डिलीवरीज। ये सब होने के बाद इंडिया का फर्स्ट इनिंग का टोटल रन बनता है 240 रन। इंडिया टीम का शुरुआत अच्छी रही थी गेंदबाजी को लेकर। ऑस्ट्रेलिया 47 रन पे 3 डाउन था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर था, लेकिन ट्रेविस हेड और लबूशेन यहाँ से बहुत अच्छी सी पार्टनरशिप बनाते हैं। उन दोनों का अप्रोच जो था चेजिंग के लेकर वो देखने लायक था। 3 विकेट के बाद भी ट्रेविस हेड ने इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और बनाया भी। ट्रेविस हेड ने 137 रन बनाए, उनमें 15 चौका और 4 सिक्सेस थे। दूसरे एंड से लबूशेन डिफेंसिव गेम खेल रहे थे विकेट बचाकर, फिर भी उन्होंने 58 रन बनाए 110 डिलीवरीज में। यह से जो एडवांटेज हो रहा था सेकंड इनिंग्स में, लेकिन ट्रेविस हेड ने जो प्रेशर बना के रखा इंडिया पर एंड तक, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए इनफ था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपोजिट टीम पर प्रेशर बना के रखने का बहुत मैटर करता है विनिंग के लिए। जैसे इंडिया 81 रन पे 3 डाउन थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो सिर्फ 47 रन पर 3 डाउन थी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कोई भी इंडियन बैटर अटैकिंग गेम खेलने की कोशिश भी नहीं की, जैसे ट्रेविस हेड ने खेला 47 पर 3 डाउन होने के बावजूद भी। मुझे और एक रीजन मुझे ऐसा लगता है इंडिया की इम्प्रॉपर प्लानिंग रही थी, नहीं तो वो फेल रहे थे प्लान एग्जीक्यूशन करने में। क्या इंडिया की प्लानिंग गलत थी इस मैच को लेकर? क्योंकि पिछले सारे मैच में इंडिया की प्लानिंग एक ही थी कि बड़ा से बड़ा स्कोर टारगेट रखे ताकि अपोजिट टीम के लिए टारगेट का प्रेशर बना रहे एंड तक। तो इस मैच में इंडिया की प्लानिंग क्या थी? क्योंकि अहमदाबाद पिच जो है वो थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिच है और इंडिया को पता भी है ये चीज, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे मैचेस खेले इस पिच पे। अहमदाबाद ग्राउंड की फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 250 रन से भी कम है। अगर इंडिया को डिसेंट स्कोर बनाना ही था 230 से 250 रन, तो सेकेंड इनिंग्स में 2 फैक्टर एक मेजर एडवांटेज रहेगा, वो इंडिया को पता नहीं था क्या? ये तो इम्प्रॉपर प्लानिंग हो गई ना। अगर हम मान ले इंडिया का प्लान था बड़ा टारगेट सेट करना, तो एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, पिच विकेट फ्रेंडली था और आउटफील्ड भी स्लो थी, तो एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था कि बड़ा टारगेट सेट करे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि विराट कोहली की विकेट गिरने के बाद इंडिया को किसी पॉइंट पे ही नहीं लग रहा था कि इंडिया बिग टारगेट स्कोर करने के लिए कोशिश कर रही है। एटलीस्ट कोशिश तो रहनी चाहिए थी कि बड़ा स्कोर खड़ा करें। बहुत लोग और एक चीज बताते हैं इंडिया हारने का रीजन, वो बोलते हैं इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट था होम ग्राउंड और होम क्राउड को लेकर, और पिछले 10 मैच में कंटिन्यूसली जीतने की विनिंग स्ट्रीक को लेकर। क्या ये सच है? इसके बारे में आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। खैर, हमारी इंडिया टीम तो हार गई, लेकिन इंडिया टीम पर पूरा सपोर्ट था सबका। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे मैच देखने के लिए, और उनके साथ अमित शाह भी मौजूद थे। बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे इस मैच में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा 1,30,000 लोग मौजूद थे इंडिया टीम को क्राउड सपोर्ट के लिए, और पूरे भारत के लोग देख रहे थे मैच सब काम छोड़कर। हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री एक मैसेज भेजते स्टेडियम में मौजूद क्राउड के लिए, मेक श्योर आवर बॉलर्स रन अप टू ए रो एवरी सिंगल बॉल। वो कहते हर एक बॉल पर क्राउड का सपोर्ट रहे इंडिया के जीत के लिए। मैच तो हम हार गए, लेकिन इंडिया के बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं इस वर्ल्ड कप में। इंडिया ने पहले 10 में से 10 मैच जीते हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि किसी और दूसरी टीम से नहीं हो पाई अब तक वर्ल्ड कप में। इंडिया ने हाईएस्ट टोटल रन बनाए इस वर्ल्ड कप में ओडीआई नॉकआउट गेम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये अब तक का हाईएस्ट रन है आईसीसी ओडीआई नॉकआउट गेम्स में। इससे पहले 393 रन का रिकॉर्ड था न्यूजीलैंड का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2015 में क्वार्टर फाइनल्स में। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जिन्होंने 765 रन बनाए 95 के औसत पे। ये अब तक की हाईएस्ट ओडीआई रन से एक इंडिविजुअल बैटर थी। और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी हमारे इंडिया टीम से ये हमारे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 597 रन बनाए 125 के स्ट्राइक रेट पर। इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर हमारे इंडिया के मोहम्मद शमी रहे, जिन्होंने 24 विकेट निकाले सिर्फ 7 इनिंग्स में, वो भी सिर्फ 10 के एवरेज पर। और बेस्ट बैटिंग का एवरेज, मोस्ट 50 और मोस्ट फोर्स का रिकॉर्ड, ये सब विराट कोहली को जाता है। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करते। सचिन तेंदुलकर के ओडीआई 100 थे 49, अब विराट कोहली के टोटल ओडीआई 100 हो गए 50। अनफॉर्चुनेटली हम मैच तो हार गए, लेकिन हमारी टीम इंडिया ने सभी का दिल जीत लिया इस टूर्नामेंट में। दिल तो टूटा है, आई मीन झूठ नहीं बोलूँगा, पर
आई थिंक पूरी जान लगाई लड़कों ने, बहुत दमदार रहा परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे लगता है वन बैड डे एट ऑफिस लगा आज। It wasn't good enough. Not on the night. Not in the finals. एक दिन खराब गया, उनके हित में रिजल्ट नहीं गया, लेकिन ओवरऑल देखें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय दल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। They've had one off game, and I think it had more to do with the conditions than the ability. Unfortunately, couldn't make it all the way, but there's a lot to be proud of. पूरे देश का उन्होंने दिल जीता हुआ जिस तरह से वो खेले हैं। And extremely grateful for all the entertainment and the joy that they have given.